Good morning, students of class 9th. Previous classes I taught you about diffusion, osmosis, about the hypertonic solutions, isotonic solutions, and what are the differences between them, and cell wall. Today I am going to teach you about the plasmolysis. Now, first of all, what is plasmolysis? Shrinkage of the protoplasm of a cell from its cell wall under the influence of a hypotonic solution is called plasmolysis. Shrinkage means सुकड़ना. सेल जो सुकड़ जाता है कहाँ? From its cell wall under the influence of hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में या इन्फ्लुएंस में आने से. तो व्हाट इज नाउ hypertonic solution? Previous classes also I taught you that the outside solution has higher solute concentrations than inside the cell. इसमें होता क्या है कि आउटसाइड का जो सॉल्यूशन होता है हैव हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है इनसाइड से, और वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड द सेल. वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इनसाइड से आउटसाइड में मतलब जाता है और श्रिंकेज हो जाता है. मीन्स वो सिकुड़ जाता है. अंदर से जब पानी बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो सेल अंदर का सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है. If we place a living turgid cell in a hypertonic solution, withdrawal of water occurs from the central vacuole of the cell. If we place a living turgid cell, अगर हम लोग hypertonic solution में सेल को डाल देते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि withdrawal of water का withdrawal, पानी निकलने लगता है from the central vacuole of the cell. ओके और एज अ रिजल्ट क्या होता है, द साइज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिकम रिड्यूस. प्रोटोप्लाज्म का साइज रिड्यूस हो जाता है एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विदड्रॉन फ्रॉम द सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकलने लगता है सेल वॉल से, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. क्या होता है इसमें कि अगर हम लोग किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में डालेंगे या तो उसमें क्या होगा, पानी का विड्रॉल होगा फ्रॉम द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सेल. सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सेल से विड्रॉल ऑफ वाटर, पानी निकलेगा और क्या हो जाएगा रिजल्ट, साइज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस कर जाएगा और दस इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी विड्रॉल कर जाएगा फ्रॉम द सेल वॉल और वो श्रिंकेज हो जाता है. उसमें श्रिंकेज मीन्स सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. अब एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि द सेल्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब so much water but do not burst. सेल ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब सो मच वाटर. प्लांट का सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर बट वो ब्रस्ट नहीं करता, फटता नहीं है. वाई, क्यों नहीं फटता है? तो ये इसलिए नहीं फटता है बिकॉज के ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के ही वजह से होता है, क्योंकि इसमें इन हाइपोटोनिक मीडियम सेल्स टेक अप वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. हाइपरटोनिक मीडियम में सेल टेक अप वाटर लेता है ड्यू टू ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. एज अ रिजल्ट द सेल स्वेल्स, और सेल क्या होता है, स्वेल, फूल जाता है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अच्छा, अब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में
जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल जो है वाटर लेता है तो सेल स्वेल्स कर जाता है, फूल जाता है, एंड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, वो प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल क्रिएट करता है। सेम टाइम में क्या होता है कि सेल ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल कंटेंट। सेल वॉल जो है और वो भी इक्वल वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द स्वेलन सेल कंटेंट। स्वेलन जो फूला हुआ सेल जो है उससे पर सेल वॉल भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल, द cell of plant, fungi and bacteria can withstand such much greater changes in the surrounding medium than the animal cell because of the pressure exerted by the cell wall। अब इसका प्रेशर भी होता है और सेल वॉल का भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो दोनों में क्या होता है, द सेल ऑफ प्लांट जो होता है कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस, उसमें कोई ग्रेटर चेंजेस नहीं आता है। क्यों नहीं ग्रेटर चेंजेस आया? पहला क्या होता है, इन हाइपोटोनिक मीडिया सेल टेक अप वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक मीडिया में सेल वाटर लेता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के वजह से सेल वाटर ले लेता है और एज अ रिज़ल्ट जो सेल है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब वो सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सेम टाइम में क्या होता है कि सेल वॉल भी एक्सर्ट करता है प्रेशर। इधर से तो प्रेशर एक्सर्ट किया ही, अब इधर सेल वॉल भी एक्सर्ट किया प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल कंटेंट। स्वेलन सेल, अंदर में जो स्वेलन है, फूला हुआ सेल है, उस पर सेल वॉल भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो दोनों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट होता है और प्लांट सेल में इसलिए कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। ओके, नाउ अब फिगर 1.13 में देखिए, यू कैन सी हियर वैक्यूल्स टर्जिड सेल है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मोलाइसिस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल। अ सेल फर्स्ट में क्या है, अ सेल इन नॉर्मल टर्जिड कंडीशन। बी टू डी तक क्या है, सक्सेसिव स्टेज इन श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल आफ्टर कीपिंग इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो सक्सेसिव स्टेज है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म का आफ्टर कीपिंग इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नाउ ये तो फिगर हो गया। ना न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? अ डेंस जनरली राउंड spherical but sometimes cylindrical nucleus is present almost at the center of the cell। dense, ये न्यूक्लियस जो होता है जनरली राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का, बट समटाइम ये सिलेंड्रिकल भी होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ द सेल में। जनरली प्लांट सेल में भी देखा होगा, एनिमल सेल में भी देखा होगा आप लोगों ने। द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर इनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट और न्यूक्लियर सैप उसी को कहते हैं, क्रोमोजोम एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस में जो होता है क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप, क्रोमोजोम्स, उसी को क्रोमैटिन नेटवर्क भी कहते हैं, एंड न्यूक्लियस। ओके, नो न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्या हुआ? इट इज़ अ डबल मेंबर्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। न्यूक्लियर एनवलप डबल मेंबर्ड स्ट्रक्चर है एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। न्यूक्लियर
एनवलप जो होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम inside the nucleus to its outside, that is to protoplasms. Now what is nuclear envelope? क्या है nuclear envelope? It is a double membrane structure. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट रहता है। अभी फिगर आई विल शो यू। The nuclear pore control the transfer of substances from inside the nucleus to its outside, that is to cytoplasm. Now here you can see here pictures. Nuclear pores है ना, nuclear pores you can see, या nuclear envelope उसी में nuclear pores भी होता है प्रेजेंट। तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन्स, आप देख रहे होंगे, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, उसमें पोर्स कंटेन रहता है। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से उसको सेपरेट करता है कौन, यही न्यूक्लियर इनवलप। The nuclear pore control the transfer of substance from inside the nucleus to its outside, that is to cytoplasm. अब न्यूक्लियर पोर का क्या वर्क है भाई, कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द इनसाइड टू द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की तरफ वो कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट में होता है न्यूक्लियोप्लास्ट, यू कैन सी हियर न्यूक्लियोप्लास्ट भी देख सकते हैं आप। इनसाइड द न्यूक्लियर इनवलप इज़ द न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर इनवलप के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट होता है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम which are required for the synthesis and functioning of DNA, RNA. It is a transparent semi-fluid, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है और कंटेन क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, सिंथेसिस एंड फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के फंक्शनिंग को वो सिंथेसाइज करता है, कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज़ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ओके, डीएनए इज ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, कहाँ से भाई, ये क्या करता है, अ लार्ज न्यूक्लियोप्लास्ट करता है कि कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस इन ओके। नाउ द nuclear envelope is in nucleoplast, ये न्यूक्लियर इनवलप के अंदर में होता है न्यूक्लियोप्लास्ट और इट इज़ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है फ्रॉम द इनसाइड। वो जो एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एंड फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए का फंक्शनिंग को सिंथेसाइज करता है, कौन करता है, ये न्यूक्लियोप्लास्ट, इसमें ही एंजाइम होता है जो सिंथेसाइज करता है, जो कंट्रोल करता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स होता है, वो रिक्वायर्ड होता है सिंथेसाइज और फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड डीएनए का
जो सिंथेसाइज करता है, फंक्शनिंग कौन करता है? ये न्यूक्लियोप्लास्ट। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन नेटवर्क। अब इसमें देखिए क्रोमैटिन नेटवर्क, यू कैन सी इन पिक्चर। इन द न्यूक्लियस क्रोमैटिन नेटवर्क एंड द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क इज अ tangled fibrous mass of thread-like structure. You can see in picture it is a thread-like structure. Chromatin threads organized to form chromosomes which are visible only at the time when the cell divides. ये तभी प्रेजेंट होता है, दिखता है, जबकि सेल का डिवीजन होता है। ओके, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर थ्रेड और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। 2 सिमिलर थ्रेड और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये ईच क्रोमोसोम जो है वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ का बना होता है? 2 थ्रेड, सिमिलर थ्रेड और रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ का है? कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ डीएनए का मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन पासेस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जो भी इंफॉर्मेशंस है जो इनहेरिट करता है या कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट करता है ऑफस्प्रिंग, तो वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को जो पास करता है, किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर सेल कंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो डीएनए क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? सेल। Okay, functional segments of DNA are called genes. Now, functional segments of DNA are called genes. Genes are the carrier of heredity. Genes जो है, अब हम लोग कभी we just hear that इसका का जीन्स, इसके पेरेंट्स का जीन्स इसमें ट्रांसफ़र है। तो कहने का मतलब है कि जीन्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ना, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मम्मी का हेयर बहुत लंबा है, अगर उसकी बच्ची का भी हेयर लंबा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इनहेरिट किया है कैरेक्टर लॉन्ग हेयर का। या अगर आइज़ ब्राउन है तो ब्राउन आइज़ को इनहेरिट किया। तो ये डीएनए से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होता है। और फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। जीन्स कैरियर है हेरिडिटी का, वही कैरी करता है। न्यूक्लियोलस, इट इज़ अ डेंस राउंड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू अ क्रोमेटिन fibers at a specific region. The nucleolus may be one or more in number and is not bound by any membrane. Nucleus bound नहीं, it is rich in proteins and RNA molecules.